नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज आपकी मुलाकात एक नए फंड मैनेजर से और एक नए फंड के बिल्कुल ऑल न्यू फंड के बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसमें आपके लिए निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग तरीके का फंड है। और वो फंड है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया है। तो जैसे इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ इसमें डिविडेंड का मामला है, तो ये फंड अभी ओपन है, आप इसमें लगा सकते हैं पैसे इसके एनएफओ में। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों लॉन्च किया गया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदते हैं। तो क्या डायरेक्ट एक्सपोजर लेना चाहिए डिविडेंड के लिए, या एक अगर इसका फंड ही अवेलेबल है जो आपका पैसा बेटर मैनेज कर सकता है, तो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो बातचीत आज हम करेंगे रोहित सिंपी से, जो इस फंड के फंड मैनेजर हैं। और रोहित बहुत लंबे समय से एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल में लंबा अनुभव है, बहुत सारे बड़ी बड़ी फर्म के साथ काम कर चुके हैं। तो हमारे इस शो का प्रॉमिस होता है कि हम सीधे फंड मैनेजर से समझते हैं कि वो फंड कैसे मैनेज करने वाले हैं और कैसे ज़्यादा पैसे कमा के हमारे निवेशकों को देंगे। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि ये वाला फंड लॉन्च करना चाहिए। ऑनेस्टली ये 2017 में जब सभी के फंड कैटेगराइजेशन नॉर्म जब आए थे, हम सोच रहे थे कि हम ये फंड हमें इस कैटेगरी में हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी। हम सोच रहे थे कि शायद इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम वी वर वेरी श्योर कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए अगर ये इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल नहीं होगा, राइट। सो हमने इस पर बहुत बहुत ज्यादा काम किया है। ये प्रोडक्ट पे करीब 2-3 साल से हम इस प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। और हम जब काम स्टार्ट किए, हम खुद ही डाउटफुल थे एक्चुअली कि ये प्रोडक्ट से इन्वेस्टर को फायदा होगा या नहीं। तो इसलिए हमने 3 जगहों पर रिसर्च की, विच इज ये ग्लोबली ये फंड्स जो है, ये कैटेगरी जो है काफी बड़ी कैटेगरी है ग्लोबली। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इक्विटी इनकम फंड्स के नाम से जाने जाते हैं ये कैटेगरी को। और हमने यहाँ लोकली भी डिविडेंड यील्ड काफी फंड्स रह चुके हैं इंडिया में। और फाइनली निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स जो है वो भी 2007 से अवेलेबल है डेटा। तो हमारे पास बहुत कुछ डेटा अवेलेबल थी देखने के लिए। तो हमने चेक की कि एक्चुअली ये कैटेगरी में क्या खासियत है। तो इसमें हमें क्या समझा एक्चुअली कि जब मार्केट में जब गिरावट आती है, तो जनरली पास्ट में देखा है कि इस स्ट्रैटेजी को कम डाउनसाइड अवेलेबल है। तो उससे क्या हो जाता है कि इन्वेस्टर को रिस्क थोड़ा कम हो जाता है रेगुलर इक्विटी कैटेगरी के कंपैरिजन में। और जब हमने रिटर्न्स की कंपैरिजन की ये लोकल एक्टिव जो डिविडेंड फंड यील्ड फंड्स थे वर्सेस ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो हम देखें कि लॉन्गर पीरियड्स में एक्चुअली रिटर्न्स काफी एक जैसे या सिमिलर रिटर्न्स ही थे लॉन्गर पीरियड्स में, और रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स कम थे। और निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स की जब बात करें तो उसमें तो एक्चुअली अपसाइड जो थी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, सिंस इंसेप्शन 2007-8 से, तो तब से तो एक्चुअली निफ्टी 500 को ये इंडेक्स ने तो एक्चुअली बीट की थी विथ बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो एक्चुअली ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था एक्चुअली, जिससे हम कन्विंस हो रहे थे। फिर हमने एक्चुअली काफी चीज और चेक की कि क्या ये स्ट्रैटेजी में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, कुछ 2-3 ही सेक्टर्स से स्टॉक्स आएंगे, या अक्रॉस द मार्केट से हम डाइवर्सिफाइड फंड इसे बना सकते हैं या नहीं। और हमने क्या देखा कि एक्चुअली ये फंड्स में नॉट जस्ट ऐसे ओल्ड इकोनॉमी टाइप के या एसेट हैवी टाइप के या स्लो ग्रोथ कंपनीज थे जो शायद काफी निवेशक के माइंड में आती है जब हम सोचते हैं ये डिविडेंड यील्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी में। पर ये एक्चुअली कैटेगरी डाइवर्सिफाइड है काफी। इसमें आईटी के स्टॉक्स आते हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स आते हैं, ऑटोज, ये ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स, ये ऑफ कोर्स ये ऑयल एंड गैस, और ये पावर यूटिलिटीज, पीएसयूज आल्सो, वो सब स्टॉक्स भी आते हैं। पर इनका कॉम्पिटिशन हमारे सोच समझ से थोड़ा कम था, हमारे इनिशियल एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में। तो इसमें डाउनसाइड कम है, यानी मार्केट अगर कमजोर हो रहा है तो ये वाला फंड कम गिरेगा एज कंपेयर टू बेंचमार्क, और अगर चल रहा है तो फिर
बढ़िया उसमें पैसे बनेंगे ही। तो जैसे इसका नाम है डिविडेंड यील्ड, ये मुझे समझाइए कि ये डिविडेंड यील्ड का इसमें इस फंड के अंदर क्या मतलब है? हाँ, डिविडेंड डील मतलब आप समझिए, अगर एक स्टॉक है, समझिए 100 रुपए का स्टॉक है और उस पे आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, तो इसका डिविडेंड डील हम कहते हैं कि 5% है, राइट? तो इसके वो तो बहुत ही बेसिक है, शायद आपके निवेशकों को ऑलरेडी पता होगा। पर इससे क्या हो जाता है कि कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी की जो ये है, वो काफी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी समझ में आता है कि हमें ये डिविडेंड रेगुलरली पे करना है, तो इंश्योर करना है कि इंटरनल कैश जनरेशन जो है, इंटरनल प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है, वो स्टेडी रहनी चाहिए। अगर वो कंपनी की प्रॉफिट बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे जा रही है, तो फिर वो डिविडेंड पे, रेगुलर डिविडेंड पे आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो डिविडेंड यील्ड वाले कंपनीज है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी कम रिस्की हो जाती है, क्योंकि ये स्टेडी, मोर मैच्योर टाइप के कंपनीज है, जिनकी वजह से ये डाउनसाइड कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाती है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये स्टॉक कम गिरते हैं। और एट द सेम टाइम इन कंपनीज में ऑल्सो ग्रोथ की पोटेंशियल तो है ही, बिकॉज ये एक डिवर्सिफाइड टाइप की फंड है, राइट? सो इसमें आप सोचेंगे, जब आईटी कंपनीज है या कंज्यूमर कंपनीज है या ऑटो कंपनीज है, सर्टेनली ये सेक्टर्स में ग्रोथ तो अवेलेबल है ही इंडिया में। ऐसे नहीं कि ये स्टैटिक टाइप कंपनीज है जो ग्रोथ नहीं दे सकते। ओके, तो इस फंड में तो ये फ्लेक्सी है, तो इसमें आपके लिए बंदिश नहीं कि आप किस तरह की साइज की कंपनी में लगाएं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि ये डिविडेंड देने वाली कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां कह सकते हैं प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट में कम कंपनियां होंगी जो बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड देती हैं, तो क्या कंसंट्रेशन उस तरफ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली ये सारे इन्वेस्टर्स का ऑनेस्टली ये कंसर्न रह चुकी है कि ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी एक ही थीम में, जो है पीएसयू थीम। पर हमने जब चेक किया, ये एक्चुअली इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहनी चाहिए, और नेचुरली स्लाइटली ये जो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा पीएसयू स्टॉक्स कंपैरिजन है निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स में। पर पर वो एक्सेसिवली ऐसा कुछ ज्यादा ये कंसंट्रेशन नहीं है। निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स में पीएसयू स्टॉक्स सिर्फ 15% है, तो उसमें इन्वेस्टर को ऐसे भी डर नहीं रहना चाहिए कि सारे सिर्फ एक ही थीम वाले स्टॉक्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये कंसर्न हमारे मन में भी था, पर ये शायद रियल नहीं है। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि 100 शेयर आपके फंड में है, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 होंगे सरकारी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो समझिए, अभी नॉर्मल इंडेक्स में ये रफली रादर डिविडेंड इंडेक्स में 15% है, तो हम तो नॉर्मली एज फंड मैनेजर्स प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं फंड में, बट वो क्या होता है, एक बार वो 15 का एंकर टाइप का बन जाता है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम 30 या 30 या 40% ये पीएसयू स्टॉक्स ही करेंगे। नॉर्मली ये स्टॉक स्पेसिफिक होता है नॉर्मली काम, पर ये ओवरली हम ओवरवेट या अंडरवेट तो नहीं करेंगे कोई थीम को। तो इसमें मोटे तौर पे आईटी भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, वो आ सकते हैं, या कुछ एमएनसी कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, और सरकारी तो नो डाउट कमाई बड़ा कम करे लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो वो उसमें आती रहेंगी। अब मुझे दर्शकों को ये भी जानना है कि जो डिविडेंड मिलेगा वो कैसे एडजस्ट होगा इसमें, वो समझाइए थोड़ा। राइट, तो ये म्यूचुअल फंड्स की एक खासियत है कि जो डिविडेंड आती है फंड में, जो कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड स्कीम के हाथ में नॉन टैक्सेबल होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक पास थ्रू व्हीकल है। तो समझिए, एक इन्वेस्टर डायरेक्टली अगर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उन्हें डिविडेंड हाथ में आ रहा है कंपनी की तरफ से, तो वो डिविडेंड जो है हाईएस्ट मार्जिनल रेट पे टैक्स हो जाती है इंडिविजुअल के लिए, राइट? सो ये, पर जब फंड को डिविडेंड आता है तो वो फंड के लिए टैक्स फ्री हो जाता है, और सिर्फ जब इन्वेस्टर फंड को रिडीम करते हैं तो उसको वो बेसिस पे उनको एक कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। और आप जानते हैं कैपिटल टैक्स गेन्स टैक्स का रेट जो है 10% या 15% है प्लस सरचार्ज, और कंपैरिजन में डायरेक्ट आप डिविडेंड लेंगे कंपनी से तो उसमें मोटा मोटी 35% टाइप का टैक्स हो सकता है।
ओके, तो ये जो डिविडेंड आएगा वो री इन्वेस्टेड रहेगा, जब आप निकालेंगे यूनिट्स तब उसमें टैक्सेशन होगा, राइट? करेक्ट। हम एक्चुअली एक इन्वेस्टर्स को सोल्यूशन के रूप में एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इसमें ग्रोथ प्लान में आप निवेश कर सकते हैं, और ग्रोथ प्लान में आप फिर ये SWP या सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान तक कर सकते हो। तो जो डिविडेंड जो मिल रहा है कंपनीज से, उससे थोड़ा ज्यादा प्रोबेबली आपके वो आपका कैपिटल जब आपका यूनिट्स रिडीम हो जाएगा SWP के रूप से, तो फिर आपको टैक्स एफिशिएंसी भी है, तो एक पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी बेहतर होगा एज कंपेयर टू ओनिंग ये डायरेक्ट शेयर ऑफ कंपनी। तो यानी SWP के थ्रू भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको टैक्सेशन का बेनिफिट इसमें मिलेगा, एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो आप जिस भी ब्रैकेट में आते होंगे वो 25 हो सकता, 30 हो सकता, 20 हो सकता, वो वाला टैक्सेशन प्लस सरचार्ज लगेगा। तो ये आपका इस फंड के थ्रू आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। दूसरा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इसमें लोड कितना है, कितना एक्सपेंस है इसमें? एक्सपेंस एक्चुअली देखिए, हमारा ये फंड के साइज पर डिपेंड करेगा, जो सेबी के जो लिमिट्स है। तो आज के ऑलरेडी जस्ट फंड NFO चल रहा है, तो आज एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, पर जो सेबी के लिमिट्स के बेसिस पर ही टोटल एक्सपेंस रेशियो का रेंज होना चाहिए। लोड जो है तो एग्जिट लोड ही है, 1 ईयर तक एग्जिट लोड रहता है अगर 10% के ऊपर आप एग्जिट करेंगे। नॉर्मली जो SWP के लिए जो स्ट्रक्चर करते हैं, तो 10% से कम उस पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता है, तो SWP वायबल हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रोहित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आगे क्या चुनौतियां हो सकती, किस तरीके का कंसंट्रेशन हो सकता है इस फंड में, जो शायद एक मुश्किल करे, या फिर काउंटरवर्ड में इसमें ज्यादा फायदा भी। एक बार फिर से फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं SBI डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में, जो नया आया है, और इसमें ऐसी कंपनियां चुनी जाएंगी जहां पे डिविडेंड यील्ड काफी बेहतर हो, और ये बहुत कम आपको नुकसान करता है क्योंकि इसकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हम बातचीत कर रहे हैं रोहित सिंपी से। किस तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल के लोगों को, किस तरीके के एज ग्रुप के लोगों को, या किस तरीके की रिस्क प्रोफाइल के लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए? हाँ, देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमने देखा है कि ये जो फंड कैटेगरी है, स्लाइटली कंजर्वेटिव निवेशकों को रिकमेंड की जाती है, जो इक्विटीज में अपसाइड भी लेना चाहते हैं, पर उन्हें कुछ डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो हम ये फंड में एक्चुअली 2-3 टाइप के इन्वेस्टर या निवेशक को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, जिनको इक्विटीज की रिस्क शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो, वो इस फंड में इन्वेस्ट करना देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उनको क्या कैपिटल अप्रिसिएशन टाइप का भी पोटेंशियल है, और जो नॉर्मल जो डाउनसाइड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की, वो उससे कुछ कुछ सेव हो सकती है। बाकी हमने ग्लोबली भी देखी है कि ये जो फंड्स है नॉर्मली यंगर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी जाते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टाइप प्लान्स में भी जाते हैं, ओल्डर इन्वेस्टर्स के फंड्स में भी जाते हैं, जो रिटायरीज है, जिन्हें ऐसे SWP या डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से ऐसे इनकम की जरूरत है। और फाइनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर विचार करें तो एक और पॉसिबिलिटी है कि काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रोथ फंड्स में नॉर्मली ग्रोथ स्टॉक्स या ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, नॉर्मली जो स्टाइल प्रिवेलेंट है मार्केट में। तो वैसे इन्वेस्टर्स को कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। जैसे आप जानते हैं ये डिविडेंड यील्ड एक वैल्यू स्ट्रैटेजी से काफी सिमिलैरिटीज है, तो उनमें इन्वेस्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। तो काफी वाइड बेस है पॉसिबिलिटीज इन्वेस्टर्स की। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ये जो फंड का जो यूनिवर्स है वो खुद भी काफी डाइवर्सिफाइड और वाइड बेस्ड है, और एक वैल्यू टाइप की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। तो इसे कोई लिमिटेशन नहीं है। नॉर्मली इक्विटी इन्वेस्टर्स या इवन फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स इसे देख सकते हैं। रोहित, जनरली जब लोग मार्केट में आते हैं तो एक परसेप्शन ये होता है कि वो बहुत अच्छी कमाई के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए, मोटी कमाई के लिए आते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए सोच के कोई लोग कहते भी हैं कि आप अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उससे बेटर तो आप फिर किसी FD में या कोई टिल्ट फंड में चले जाएं।
लेकिन चूंकि ये फंड है और इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप क्या लॉजिक देंगे कि हम आए तो हैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम डिविडेंड यील्ड फंड के थ्रू जाना चाहें, तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा? राइट, श्योर। तो देखिए, नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप ये समझिए, कोई भी फंड में नॉर्मली आपका 10% ऑफ टोटल रिटर्न शायद डिविडेंड्स से आएगा, राइट? नॉर्मली अगर आप ये मैथ लगाएं तो हिस्टोरिकली भी ये रेशियो सॉर्ट ऑफ वर्कआउट किया होगा। पर ऐसे डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी में हम क्या विचार कर रहे हैं कि ये 20% करीब टोटल रिटर्न डिविडेंड्स कंपनी के डिविडेंड से आ सकती है। तो उससे क्या हो जाती है कि वो ये पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी या डाउनसाइड रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें कैपिटल लॉस तो नहीं चाहिए। ऐसे कंपनीज तो नहीं होने चाहिए जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है, समझिए 8 या 10% डिविडेंड यील्ड है, पर ये लॉन्ग टर्म में डाउनसाइड है, ये बिजनेस खुद ही डिसरप्ट हो गए, या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, या और कोई कंसर्न है जिसकी वजह से आपको कैपिटल लॉस हो सकती है। तो हमें वो तो नहीं चाहिए, राइट? तो हम उसमें हमें क्या देखना होगा, ये जो टाइप के कंपनीज है जो बहुत ही हाई यील्डिंग टाइप कंपनीज है, समझिए 3, 4, 5, 6% से ज्यादा टाइप के डिविडेंड यील्ड जो है, ये सारी कंपनीज में हमें बिजनेस का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये रिस्क नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड ओवर टाइम कम हो जाए या स्टॉक में कैपिटल लॉस हो जाए। वो एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एनालिसिस या कंसिडरेशन हमें फंड मैनेजर के लेवल पर करना पड़ेगा। सेकेंडली, एक अलग टाइप की कंपनीज है जो ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसे 3% डिविडेंड यील्ड से कम है, पर वो कंपनीज में अच्छी ग्रोथ रह चुकी है या अच्छी ग्रोथ फोरकास्टेड है ओवर लॉन्गर पीरियड। तो इसमें हम कैसे सोच रहे हैं कि एक समझिए कंपनी है 3% डिविडेंड यील्ड से कम है, पर जो अर्निंग्स या डिविडेंड ग्रोथ है वो ऐसे हाई सिंगल डिजिट परसेंटेज, समझिए ऐसे 6, 7, 8, 9% या डबल डिजिट परसेंटेज में ग्रोथ पॉसिबल है, ड्यू टू बिजनेस प्रोस्पेक्ट, ड्यू टू मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, जैसे डीप फंडामेंटल रिसर्च हम करते हैं। तो उसमें हमारा सोच है कि ये वो टाइप की कंपनी से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। सो राइट, तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपका टोटल रिटर्न में हो सकता है कि 20 या 25% रिटर्न जो है वो डिविडेंड्स से आ जाए, और जो बैलेंस है वो कैपिटल अप्रिसिएशन से आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी में कैपिटल अप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबली जस्ट एज मिक्स ऑफ टोटल रिटर्न को आप ब्रेकअप करेंगे तो इसमें डिविडेंड हैज अ हायर वेटेज। तो आप ये चैलेंज ले रहे हैं कि आप नॉर्मल फंड से बेटर परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि इसमें तो डिविडेंड का भी प्रॉफिट मिलेगा और आप कैपिटल गेन्स भी कराएंगे। अच्छा, तो ये तो काफी फंड की जी सॉरी ओवर लॉन्गर टर्म एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप और डिविडेंड यील्ड के ब्रॉडली रिटर्न सिमिलर रह चुके हैं एक्टिव में। राइट, डिविडेंड इंडेक्स में ऑफ कोर्स डिविडेंड इंडेक्स हैज बीटन ये निफ्टी 500, पर ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी कम है, तो रिस्क रिटर्न के बेसिस पे वो ओके बैठा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्शकों ये समझना चाहिए कि अगर आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा गिरता नहीं या कंपैरेटिवली कम गिरता है, तो लॉन्गर टर्म में वो भी आपका कैलकुलेट होकर कंपाउंड बनेगा, तो आपको एक्चुअली रिटर्न ज़्यादा दिखेगा भी। तो ये अच्छी बात है रोहित ने। रोहित, काफ़ी कुछ हम लोगों ने फंड के बारे में बात की, लेकिन थोड़ा मार्केट के बारे में समझना चाहता हूँ। इस समय जो, चूँकि आपको जो कंपनी चूज़ करनी है वो इसी मार्केट में करनी है, और मार्केट इसमें बहुत क्या कहूँ, फ्रेजाइल कह सकता हूँ मैं, है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रही है यूएस में, उससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे जाके पाइवट होगा और कहाँ पे टर्मिनल रेट बनेगा, और उसका प्रेशर इंडिया पे भी है। तो क्या आउटलुक क्या है आपका मार्केट पे इस समय? राइट, देखिए ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में हमारा व्यू स्लाइटली कॉशियस है इस वक्त पर। जैसे आपने कहा, इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन पॉसिबली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लोकली भी पॉसिबल है, क्योंकि रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। उसका इम्पैक्ट हमें शायद दिख जाएगा अगले 12 महीने में, राइट? सो उसके बेसिस पे शॉर्टर टर्म में हम एक्चुअली फिक्स्ड इनकम में ज्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। लॉन्गर टर्म हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ये जो कॉर्पोरेट केपेक्स साइकिल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर
स्पेंडिंग जो है, इंडियन अर्निंग्स रिबाउंड, जीडीपी ग्रोथ रिबाउंड, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो हमारा एक्चुअली काफी पॉजिटिव व्यू है लॉन्गर टर्म इंडियन इक्विटीज पर। लेकिन शॉर्टर टर्म में जो रिस्क है ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल स्लोडाउन से, आई थिंक हम इसे कंप्लीटली अनअफेक्टेड तो नहीं रह सकते, तो ओवर शॉर्ट टर्म एक्चुअली फिक्स्ड इनकम प्रेफर कर रहे हैं। पर जैसे आप जानते हैं, नॉर्मली इंडियन इन्वेस्टर्स जो है निवेशक, वो इक्विटीज में काफी अंडर एक्सपोज्ड रहते हैं नॉर्मली। तो अगर मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है तो उसे इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं टू ऐड टू दैट पोजीशन, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है जनरली रियल एस्टेट या बैंक डिपॉजिट्स में ज्यादा एक्सपोज होते हैं। परफेक्ट। तो ये था एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में जानकारी, जिसका एनएफओ खुला हुआ है, आप निवेश कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये हमने आपको विस्तार से रोहित से मुलाकात की। रोहित इसके फंड मैनेजर हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कैसे आप इसमें निवेश करें और क्या उनकी सोच होगी इसके अंदर एलोकेशन को लेकर के। तो ये एक नया फंड है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत शुभकामनाएं इस फंड के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस हफ्ते के लिए विदा लेंगे। अगले हफ्ते एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी फिर मुलाकात।